Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about osmoregulation in animals and humans in detail. Osmoregulation is the maintenance of constant osmotic concentration in the body. यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर सोल्यूट्स का, सॉल्ट्स का, डिजॉल्व सब्सटेंसेस का और वाटर का क्या रेशियो है, क्या बैलेंस है इनसाइड द बॉडी एज कंपेयर टू द आउटसाइड. इस बेसिस पे ऑस्मोरेगुलेशन की बेसिस पे organisms animals are divided into two groups, osmoregulators and osmoconformers. Osmoconformers are those animals which confirm, जो मान लेते हैं कि भाई ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो ही हमारी बॉडी के अंदर होगी. यानी कि they do not spend any energy on maintaining a specific osmotic concentration inside their body as compared to outside. Mostly the osmoconformers are marine invertebrates and cartilaginous fishes. और इनके अंदर जो osmotic marine invertebrates में तो mostly water ही flow कर रहा होता है. ठीक है जी. उससे क्या होता है कि जो बाहर की salt concentration है वही उनकी बॉडी के अंदर salt concentration होती है. Then in osmoregulators कौन से animals हैं? Bony fishes और उसके आगे वाले जितने भी vertebrates हैं, all of them are osmoregulators, whether they live in fresh water, sea water or in dry air. Osmoregulators जो है ना वो regulate, they maintain a balance constantly inside their body. यानी होम्योस्टेसिस के लिहाज से देखा जाए ना तो ऑस्मोरेगुलेटर्स अपने होम्योस्टेसिस को एक्टिवली एफिशिएंटली मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट करते हैं. ऑस्मोकन्फर्मर्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मान लेते हैं जो उनकी सराउंडिंग में. सो ऑस्मोरेगुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि जो इनके अंदर एक स्पेसिफिक सोल्यूट बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो मेंटेन रहता है, चाहे इनके बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो. नाउ ऐसा नहीं है कि ऑस्मोकन्फर्मर्स को प्रॉब्लम्स नहीं होते. कुछ ऑस्मोकन्फर्मर्स जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स तो वो हैं जिनके अंदर वो वाटर बाहर के अंदर आ जाता है, ब्लड होता ही नहीं है. लेकिन जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, शार्क, स्केट्स, रेज, सोटफिश वगैरह, ये जो बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन है वही बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रखते हैं. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या है कि अगर बाहर 5% सोल्यूट्स हैं तो बॉडी के अंदर भी 5% सोल्यूट्स हों. अब ये लाजमी नहीं है कि जो बॉडी के अंदर 5% सोल्यूट्स हैं और बाहर वो एग्जैक्टली सेम. सो ये क्या करते हैं कि ये सी वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखते, बट दे मेंटेन एन अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाय रिटेनिंग यूरिया, हाई लेवल्स ऑफ यूरिया. यूरिया क्या है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा कि इट इज द टॉक्सिक सब्सटेंस. पूरे किडनी का काम ही है हमारी बॉडी में से मेनली यूरिया को रिमूव करना. और ये क्या करते हैं, दे रिटेन यूरिया इन देयर ब्लड, इन देयर बॉडी. यूरिया हमारे लिए भी टॉक्सिक है, इनके लिए भी टॉक्सिक है. सो व्हाट दे डू, दे आल्सो रिटेन अनदर मॉलिक्यूल, फॉर्म अनदर मॉलिक्यूल इन देयर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड TMAO, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड. ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड क्या करता है, इट काउंटर एक्ट्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाई लेवल्स ऑफ यूरिया. अब ये यूरिया और TMAO इनकी बॉडी में 5% है. इर्द गिर्द जो वाटर है इसमें 5% सोडियम, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट वगैरह है. लेकिन क्योंकि अंदर बाहर दोनों जगह 5% है इसलिए वाटर लॉस नहीं होगा. इनको अपनी बॉडी की एनर्जी इस चीज पे एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी कि उन्होंने कंटिन्यूसली या वाटर को अंदर रखना है या वाटर को बाहर निकालना है. नाउ वी कम टूवर्ड्स ऑस्मोरेगुलेटर्स. सबसे पहले जो ऑस्मोरेगुलेटर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दीज आर द फ्रेश वाटर एनिमल्स. फ्रेश वाटर एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम होता है कि इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पानी, वाटर होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है इनके इर्द गिर्द. उसके मुकाबले में बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक होता है. ठीक है जी. अब क्या होगा, कंटिन्यूसली वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता रहेगा, चाहे गिल्स के थ्रू हो, चाहे स्किन के थ्रू हो, चाहे माउथ के थ्रू हो. लेकिन इनकी बॉडी का मकसद क्या है कि किसी तरह सॉल्ट्स अपनी बॉडी में रखें, क्योंकि सॉल्ट्स रिमूव हो रहे हैं नेचुरली. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्ट्स कम है, इसलिए वो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर से बाहर जाएंगे. वाटर की मूवमेंट नेचुरली क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अच्छा, सो इनकी एडेप्टेशंस क्या है, दे ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर,
दे ओनली ईट फूड, और वो वाटर को जो है ना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ नहीं जाने देते, ठीक है। वाटर इनटेक माउथ से कम हो गया, फूड के जरिए क्या आ गया इनकी बॉडी में, सॉल्ट्स। अब ये एरोज देखें, रेड एरोज जो हैं वो आइंस के या सॉल्ट्स के लिए हैं, और जो ब्लू एरोज हैं वो वाटर के लिए हैं। जहां पे छोटा ब्लू एरो इसका मतलब है कम हो रही है मूवमेंट, जहां पे बड़ा एरो इसका मतलब है ज्यादा हो रही है मूवमेंट। अच्छा, गिल्स जो है उस उनमें क्या हो रहा है, गिल्स आर लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल जैसे हमारे बॉडी में एल्वुलाई एक लार्ज सरफेस एरिया है, इसी तरह इनकी बॉडी में गिल्स एक लार्ज सरफेस एरिया है, और उसके थ्रू वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ज्यादा आ रहा है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आइंस इसके सॉल्ट इसके गिल्स के अंदर सॉल्ट पंप्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट आइंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। स्किन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाटर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, सॉल्ट्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा है इनका, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है कि सॉल्ट्स कम से कम निकलें और वाटर ज्यादा से ज्यादा निकले, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो वाटर की और रीअब्जॉर्प्शन कम हो, और सारे के सारे सॉल्ट्स की या आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है जी। सो इन दिस वे osmoregulators which are living in fresh water, they maintain an osmotic concentration, specific osmotic concentration inside their body. Now we move towards osmoregulators which are marine. Marine fishes क्या करती हैं, इनकी बॉडी को क्या प्रॉब्लम है, इनके जो वाटर है वो जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, उसके मुकाबले में ब्लड जो है वो हाइपोटोनिक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितनी है, तो यहाँ पे राउंड अबाउट जो कंसंट्रेशन होती है वो 5% है मरीन वाटर की, 5% सॉल्ट, बॉडी के अंदर अमूमन 0.9%, 1% से भी कम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, स्किन के जरिए वाटर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। वाटर विल पैसिवली मूव आउट एंड वाटर सॉल्ट्स विल पैसिवली मूव इन। अच्छा, माउथ से क्या हो रहा है कि वाटर दे ड्रिंक लॉट्स ऑफ सी वाटर, सी वाटर जब पियेंगे नमक भी उनके अंदर, देखिए ये रेड एरो भी बढ़ा है, यानी सॉल्ट्स भी काफी सारे बॉडी के अंदर आ गए, वाटर भी काफी सारा अंदर आ गया। गिल्स के साथ क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर पैसिवली निकल रहा है, ये जो है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वाटर पैसिवली एंटर हुआ था, यहाँ पे वाटर पैसिवली बाहर जा रहा है, यहाँ पे एक्टिवली सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर किया गया था, रेड एरो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आयंस की बाय गिल्स, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउटसाइड है, salt glands in the gills release actively ions from the body, ठीक है जी। सॉल्ट्स को जबरदस्ती है बाहर निकाल, और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन कम कर रहा है वाटर की, और रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, और सॉल्ट्स को जबरदस्ती एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल रहा है। इसलिए जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, सॉल्टी होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। वॉल्यूम डिपेंड करता है वाटर पे, वाटर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है जी, लेकिन एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड है, और उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयंस इसके यूरिन के जरिए रिमूव आउट हो रहे हैं। यहाँ से ज्यादा जो आयंस रिमूव हो रहे हैं वो सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह। एनीवे, सो लिविंग इन अ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन बट मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी, ये हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर्स जो मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। Now we come towards osmoregulators which are living in terrestrial condition. टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में क्या मेन प्रॉब्लम है कि इर्द गिर्द जो एयर है वो ड्राई है, कंटिन्यूसली बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। सो ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे हैव गॉट थिक लेयर्स ऑफ केराटिनाइज्ड टिश्यू ऑन देयर सरफेस, चाहे वो रेप्टाइल्स के स्केल्स हो, चाहे वो हमारी बॉडी की एपिडर्मिस हो, चाहे वो बर्ड्स के फेदर्स हो, चाहे वो एनिमल्स की फर हो, all of it is responsible for reducing the loss of water from the surface of skin, ठीक है जी। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस का क्या मतलब है, ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि कभी भी पानी नहीं पीते। इसकी एग्जांपल है ये कैंगरू रैट विच लिव्स विदाउट ड्रिंकिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, इसने कभी पानी नहीं पिया होता, पानी पिए बगैर ये जिंदा रहते। हम एनहाइड्रोबायोसिस नहीं कर सकते, हम तो बहुत ज्यादा वाटर पे डिपेंडेंट हैं। हम अगर कम पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और बाकी एनिमल्स भी। वैसे तो डेजर्ट के लिहाज से कैमल्स में भी बड़ी अडेप्टेशंस हैं, लेकिन उन्हें भी पानी पीना पड़ता है। एनहाइड्रोबायोसिस एक्सट्रीम अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, इसलिए हम कैंगरू रैट की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, पहली बात ये, दे ऑलवेज लिव इन कूल बरोज ड्यूरिंग डे टाइम,
ये रात को घर से बाहर निकलते हैं, अपने दिन के वक्त बिलों में घुसे रहते हैं। रात के वक्त डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, इसलिए इनको गर्मी नहीं फेस करते, गर्मी से बच के रहते हैं। गर्मी में जाएंगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मॉइस्चर को कंडेंस कर सकते हैं नेजल पैसेजेस में। जब हम एक्सहेल करते हैं ह्यूमंस, तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा कि इनहेल्ड एयर जैसी भी हो, ड्राई हो या मॉइस्ट हो, जब एक्सहेल होती है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। सो व्हाट दे डू, जब ये एक्सहेल करते हैं तो इनकी नेजल कैविटी उस मॉइस्चर को कंडेंस करके अंदर ही रख लेती है। सो सांस लेने में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी जरिए भी कोई वाटर लॉस नहीं हो रहा, थर्मो रेगुलेशन के जरिए भी कोई वाटर लॉस नहीं हो रहा। फिर वाटर आता कहाँ है इनकी बॉडी में? दे गेट वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिक वाटर। अगर आपको वो रिमेंबर दैट इक्वेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिक वाटर बनता है, लेकिन वो कम होता है हमारी जरूरत के लिहाज से। इनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है ड्राई सीड्स को खाने से, वो ही काफी हो जाता है इनकी सारी जरूरतों के लिए, क्योंकि ना ये रेस्पिरेशन के जरिए वाटर लॉस कर रहे हैं, ना ये हीट रेगुलेशन के लिए वाटर लॉस कर रहे हैं, ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। देखें, दे प्रोड्यूस ड्राई फीसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए भी कोई वाटर लॉस नहीं हो रहा। इवन जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी एफिशिएंट काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म, बिकॉज देयर लूप ऑफ हेनले इज एक्स्ट्रा लॉन्ग। अगर किडनी के साइज के लिहाज से देखा जाए तो इनके लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले होते हैं। ठीक है जी। Now we are going to discuss brief detail about what is the relationship between excretory products and habitat. अमोनिया जो एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको कहते हैं अमोनोटैलिक। अब पहली बात ये कि फिर याद कर लें कि क्यों अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली जो प्रोटीन्स डाइट में ली जाती हैं, वो जब डाइजेस्ट होती है अमाइनो एसिड बनते हैं, तो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स के अंदर से अमोनिया को रिमूव किया जाता है, अमाइनो ग्रुप को, वो पहले अमोनिया बनता है। कुछ एनिमल्स हैं जो उसी अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, दे आर अमोनोटैलिक। कुछ एनिमल्स हैं जो फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, वो है यूरोटैलिक। और कुछ हैं जो उस यूरिया को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। ठीक है जी। सो अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये अमोनियम आयन जो है ना, ये पीएच रेज करता है, ये अल्कलाइन इन नेचर है। सो पीएच रेज करेगा, और जब पीएच ज्यादा हो जाएगी बॉडी की, देन इट इंटरफियर्स विद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट सही नहीं होगी तो सेल्स किल होने लगेगी। बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी रैपिड डिफ्यूजन हो सकती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इसकी रैपिड एक्सक्रीशन पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। सो इट इज ओनली पॉसिबल इन फ्रेश वाटर एनिमल्स जिनके इर्द गिर्द बहुत पानी है, और वो जल्दी से इस सारे नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। Freshwater fishes, protozoans, sponges and coelacanths, they can be amonotelic animals. अब जिनके इर्द गिर्द लेस वाटर अवेलेबल है, वो क्या करेंगे, वो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, विच इज 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक। एनिमल्स को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अमोनिया से यूरिया के कन्वर्जन का एक साइकिल है, यूरिया साइकिल, जिसको एटीपी चाहिए। एटीपी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर। और ये किन एनिमल्स में होता है? वो एनिमल्स जिनको थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल है नॉर्मल क्वांटिटी में, जैसे मेरीन एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और मेरीन बोनी फिश में, एम्फीबियंस में और मैमल्स में यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिक एसिड जो है वो इवन लेस टॉक्सिक है यूरिया से, और हर यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है जब वो एक्सक्रीट होता है तो अपने साथ 4 नाइट्रोजन एटम्स को लेके जाता है। 1 uric acid is equal to 4 nitrogen atoms. So 1 gram of nitrogen requires only 1 ml of water for excretion. देखें, अमोनिया के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 500 ml वाटर चाहिए, यूरिया के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 50 ml चाहिए, यूरिक एसिड के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 ml चाहिए। ठीक है जी। And it is evolved, this type of excretory product is evolved in insects, snails, reptiles and birds, यानी कुछ invertebrates में और कुछ vertebrates में ये mechanism मौजूद है। अच्छा, now we focus on osmoregulation in animals. आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, आपको आता भी है, पहले भी आपने पढ़ा था। ठीक है।
अब हम इसको स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। देखें, ये ऑलमोस्ट वही डायग्राम है जो आपकी बुक में है। इसकी ज्यादा अच्छी लेबलिंग आपकी बुक में हुई हुई है। उस डायग्राम को, इस डायग्राम को जो आपकी बुक में है, और से 3-4 दफा इस वीडियो को देखने के बाद समझें। ठीक है जी। ये जो आपकी बुक में फिगर 15.8 है यूरिन फॉर्मेशन की, पहला स्टेप क्या है, जो ग्रीन एरो से यहाँ शो किया गया, फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, ग्लोमेरुलस में। फिल्ट्रेट को कौन कैप्चर कर रहा है, बॉमेंस कैप्सूल। फिर वो फिल्ट्रेट किधर आ रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारी वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है, और तकरीबन मेनली सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत सारे सोल्यूट्स और सॉल्ट्स वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। रीअब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये जो ब्लड सप्लाई अराउंड द ट्यूब्यूल है, इसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और वेजा रेक्टा। अच्छा, अब हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रही है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत ज्यादा हो रही है, लूप ऑफ हेनले में भी काफी ज्यादा हो रही है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में ये वेरिएबल रेट पे हो रही है। यानी जब जरूरत होगी तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एडीएच के थ्रू, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हम फिर दोबारा भी इसको इसी प्रेजेंटेशन के एंड पे डिस्कस करेंगे। तीसरा कौन सा प्रोसेस है, सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है कि ब्लड जो इर्द गिर्द मूव कर रहा है वो कहता है भाई ये चीजें मुझे अभी भी नहीं चाहिए, ये सारा फजूल सामान तुम ले जाओ। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द एडिशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल। ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल टू द ब्लड, और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू द ट्यूब्यूल। ठीक है जी। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रही है, और कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझें। कोई बात किसी डायग्राम में क्लियर होती है, कोई बात किसी डायग्राम में क्लियर होती है, इसलिए हर चीज को, जो मुश्किल कंसेप्ट है उसको आपने 4-5 जगह से देखना होता है, फिर आपको अच्छा समझ में आता है। इसमें जो बात अच्छी शो हो रही है वो ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। पहला स्टेप जो प्रेशर फिल्ट्रेशन का है, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस में। क्यों जनरेट होता है, एक तो ब्लड जो सप्लाई है किडनी की वो पूरी बॉडी से डिफरेंट है। हाई प्रेशर ब्लड इज सप्लाइड टू द कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनीज। ठीक है जी। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा है। इसलिए जो ऑलरेडी हाई प्रेशर ब्लड इधर आ रहा है और फिर निकलने का रास्ता तंग है, तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड्स और डिजॉल्व सब्सटेंसेस, छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। बॉमेंस कैप्सूल इनको कैप्चर कर लेगा। ये जो येलो से बना हुआ है ये बॉमेंस कैप्सूल है, रेड से शो हुआ है ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो यहाँ मौजूद है, बंच ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एक ही चीज के 3-4 नाम है, बात वही है, ग्लोमेरुलस ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया, किस वजह से, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है और ये पाइप बड़ा है। अब जो पाइप निकल रहा है वो पतला है और यहाँ पे प्रेशर का जनरेट ज्यादा हो जा रहा है इनसाइड द ग्लोमेरुलस। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, छोटे जितने मॉलिक्यूल थे, वाटर, सोल्यूट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सारे, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सारे आयंस इधर आ गए फिल्ट्रेट में। अब जो ये ब्लड बाहर निकला है इफरेंट से, वो वापस नहीं चला जाता, वो किधर आता है, वो इसी के इर्द गिर्द नेटवर्क बना देता है। ठीक है जी। आपकी बुक में भी जो पहली डायग्राम है नेफ्रॉन की, उसमें ये ऐसे ही शो हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं शो हुआ, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि वो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, उसका दूसरा नाम है वेजा रेक्टा। वो एक नेटवर्क है और उसमें क्या मसला है, जो यहाँ से जा रहा है ब्लड, उसमें बहुत सारी कमी है। किस किस चीज की कमी है, हर वो चीज जो फिल्टर हो गई। अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल का, ये हर चीज को गुजरने देता है, लेकिन यूरिया यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है जी। इसलिए बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सारी जरूरी चीजें, बहुत सारा वाटर यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, बहुत सारे सोल्यूट्स हो जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे।
अच्छा, साथ ही हम यहाँ पे देखें, ये जो ब्लू से शो किया गया ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, पिंक से जो शो किया गया है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है। यहाँ पे जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है अपनी बुक से पढ़ लें, मैंने आपको भी जुबानी बता दिया। ट्यूबुलर सिक्रीशन देखें किस किस चीज की, ब्लड क्या चीजें पुश कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्रॉम द ब्लड टू द ट्यूब्यूल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ड्रग्स। ठीक है जी। अब फिल्ट्रेट जो यहाँ पहुंचा, इसमें वाटर कम हो गया है, सोल्यूट्स कम हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल रीअब्सॉर्ब हो गए हैं और बहुत सारी ये फालतू चीजें आ गई। अब जो ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में भी यहाँ आपने गौर से देखना समझना है। इस डायग्राम में देखिए क्लियर शो किया गया है कि एक लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब जो नैरो है, एक लिम्ब है असेंडिंग लिम्ब जो कि थिक है। इसको थिक या ब्रॉडर भी कहते हैं, इसको थिन या नैरो भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये देखने में फर्क नहीं होते, इनकी केमिकल नेचर भी डिफरेंट होती है। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but impermeable to solutes. यानी यहाँ पे डिफ्यूजन हो सकती है वाटर की, लेकिन सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन ये नहीं डिफ्यूज हो सकते। और जो असेंडिंग लिम्ब है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू सोल्यूट्स, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयन। ठीक है जी। जब फिल्ट्रेट इस तरफ नीचे की तरफ आता है तो इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसकी भी एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। यहाँ पर यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पे सोल्यूट्स कम होते हैं और जैसे जैसे नीचे आते जाएं सोल्यूट्स ज्यादा होते जाते हैं। ये सोल्यूट किसकी वजह से ज्यादा होते हैं? इनकी वजह से। सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकलते जाते हैं तो वो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस को ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देते हैं। इस वजह से जब फिल्ट्रेट यूं मूव करता है तो उसमें से बहुत ज्यादा वाटर निकलता चला जाता है। अब वो इसने मूव करना है ऑपोजिट वे में, एक यू टर्न ले लिया इसने, पहले यूं आ रहा था अब यू टर्न हो गया और यू टर्न के साथ चेंजेस क्या आई हैं? इधर से वाटर निकल सकता था, अब वाटर नहीं निकल सकता, अब वाटर ट्रैप है। ठीक है, वाटर इधर ही रहेगा और इसमें से क्या निकलते जाएंगे? सोल्यूट्स। ये जो सोल्यूट्स की मूवमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की, ये डिपेंड करती है एल्डोस्टेरॉन पे। एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है जो आयंस की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को एनहांस करती है। जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन होगा ये उतना ज्यादा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, जितना ये रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे भी देखें यूरिया। अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, पिंक से जो बॉक्सेस हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये जो यहाँ पे बॉक्सेस हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है ब्लू वाले। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ हद तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है आयंस की, लेकिन ज्यादा जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि वो आयन चैनल से इधर आ जाते हैं। अब जी ये जो फिल्ट्रेट अब यहाँ पहुंचा है इसमें वाटर बहुत कम है, जरूरी आयन सोडियम पोटाशियम क्लोराइड भी बहुत कम है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ड्रग्स ये सब बहुत ज्यादा है। अब ये कहलाता है यूरिन। यूरिन कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में भी फर्दर चेंजेस आती हैं, किसकी वजह से? आम हालात में नहीं आती। आम हालात में जो चीज यहाँ पहुंची है ना वो यहाँ से यूरेटर की तरफ चली जाएगी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ पे स्पेसिफिक चैनल्स ओपन होते हैं जो यूरिया को बाहर की तरफ मूव करते हैं। जब यूरिया बाहर मूव करता है तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो मजीद ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड हो जाती है और साथ ही वाटर उसकी वजह से बाहर की तरफ मूव करता है। ये यूरिया दोबारा इसमें शामिल कर दिया जाता है। मतलब मकसद ये नहीं कि यूरिया ब्लड में आ जाए, मकसद ये कि यूरिया के मूवमेंट की वजह से वाटर भी बाहर आ जाएगा और वो वाटर फिर कौन ले लेगा? ब्लड। ठीक है जी। Now look at this effect of ADH on urine formation. जब ADH नहीं है तो वाटर की absorption हो रही है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो जा रही है। अब जो चीज यहाँ पहुंची डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वही पहुंचेगी यहाँ जो यूरेटर तक जाएगी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये कब हो रहा है? जब हम पानी नॉर्मली पीते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इसका इर्द गिर्द कलर कंसंट्रेशन है ना ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे सोल्यूट्स कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, इसलिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नीचे 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 ज्यादा होती चली जा रही है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ये अंदर से जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर जो डॉट्स शो किए गए हैं वो सोल्यूट्स को शो किया गया। सोल्यूट्स हाईली कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे जब ये ऊपर मूव कर रहे हैं तो इनको बाहर निकाला जा रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? स्पेसिफिक आयन चैनल्स हैं जो एल्डोस्टेरॉन की वजह से ओपन होते हैं।
इसलिए जब यहाँ पे पहुंचता है तो उसमें सोल्यूट कम हो गए। अब यहाँ देखें, यहाँ तक कंडीशन वही है, यानी कि नेफ्रॉन का जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर एडीएच से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क पड़ता है? यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में, और इतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में और इंतहाई कंसंट्रेटेड है। अगर रमजान के गर्मियों के रोजे याद करें, असर के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन अगर हो रही होती है, यूरिन प्रोडक्शन, तो वो यूरिन कैसा होता है? बहुत थोड़ा सा, बहुत डार्क कलर का। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में एडीएच रिलीज हो रहा होता है। एडीएच कब रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है? व्हेन ब्लड वॉल्यूम बिकम्स लो, then pituitary gland and hypothalamus detect this, and ADH is secreted from the posterior pituitary gland, and it acts on the distal convoluted tubule and collecting duct to further increase the reabsorption of water and make the urine very much concentrated and small volume. ठीक है जी? So this is all about osmoregulation in animals and humans.